गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैटिनेशन एकेडमी पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है क्लास 9 में ही तो आपका 10th का बेस यानी मैं स्टार्ट अगर बात कर रहा हूँ तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है या सेकंड चैप्टर है उसमें आप काफ़ी सारी रिएक्शंस को करने के लिए एबल हो गए, अदरवाइज आप वो रिएक्शंस को नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा, यही खास बात है इस चैप्टर की। और 11th और 12th का बेस भी बनेगा आपका जो अच्छा तैयार होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कहा जाता था मैटर के बारे में, अगर बात होती थी तो मैटर के बारे में कहा जाता कि जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे इसमें एक खास नाम था महर्षि कनद। एक खास नाम था किसका? महर्षि कनद का। उन्होंने ये कहा था कि जो मैटर है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और इन्होंने इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक है, सेम टाइम पर और भी जगहों पर डिस्कवरी चल रही थी, अदर कंट्रीज में डिस्कवरी चल रही थी। तो इन्हीं इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डेमोक्रिटस ने नाम दिया था एटम्स। क्या नाम दिया था? एटम्स। ठीक है, और इसी समय हमारे एक और साइंटिस्ट थे जो इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था पी कात्यायामा। ध्यान रखना, देखो ये 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पी कात्यायामा ने ये बोला था कि एटम जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टेट में मिलता है, वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे एक इंडियन फिलोसोफर थे और इनका नाम था क्या बेटा? महर्षि कनद। महर्षि कनद। इन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था या इन्होंने क्या कहा था? प्रपोज्ड दैट मैटर इज made up of very small particles, individual particles अपन बोलते हैं जिसको, called as परमाणु। आपको पता है इस नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। तो मैंने एक बच्चे को पूछा मेरा परमाणु की डिस्कवरी किसने की, तो बच्चा बोलता है सर जॉन अब्राहम। तो भाई ऐसी ब्लंडर हमें नहीं करनी है। ठीक है, इसी को डेमोक्रिटस, एक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस नेम्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल क्या? एज एटम। क्या है? एज एटम। और तीसरी बात, पी कात्यायामा proposed that matter is atom is found in फ्री या मैटर एग्जिस्ट, फाउंड या एग्जिस्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। क्या? कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को आप नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या? अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखो क्या है, हमने बचपन से पढ़ा है रिएक्शंस के कुछ कंपाउंड होते हैं, उनसे मिलके कुछ नए कंपाउंड बन जाते हैं। तो जो कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस जो है उसमें कई सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लॉज थे। तो अब इनको अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो इनको एक जगह कंबाइन कर दिया गया और सारे लॉज को इकट्ठा करके बोला गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस।
ठीक है, कि केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं जिनसे रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम एक सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये दिया था। अब मैं एक साथ ना लिखवा के, बेसिकली 4 है जिसमें से 2 आपके सिलेबस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला बताता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ये दिया था बेटा हमारे साइंटिस्ट थे लेवॉइजियर, क्या है, लेवॉइजियर ने दिया था 774 में इसको दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला था, मैं अगर लिख दूँ तो, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, या आपने सुना होगा अगर कहीं, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब ना तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेदर बी डिस्ट्रॉयड, और ना इसको हम बना सकते हैं, मतलब जो रिएक्शन है उसमें जो टोटल मास है वो क्या रहेगा, द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कंजर्व, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट, या टोटल मास इन द रिएक्शन, ऐसे लिख देते हैं, टोटल मास इन द रिएक्शन, जो टोटल मास था, मास इन द रिएक्शन रिमेन्स कंजर्व, वो क्या रहेगा, रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। मतलब उनका कहना था कि ना आप किसी चीज़ को बना सकते हो ना आप उसको मिटा सकते हो, बस क्या हो सकता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, तो जो मास रहेगा वो कंजर्व रहेगा। कैसे समझना एक बात, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको मैंने हीट किया, क्या किया बेटा, हीट किया। हीट करूँगा तो मेरे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये प्रोडक्ट था। अगर मुझे इसका मास पता हो तो इसका मास मुझे पता है, इसका मास है 100 ग्राम्स, इसका मास है 100 ग्राम्स, इसका मास है 56 ग्राम्स और इसका मास होता है 44 ग्राम्स, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि इस यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट में मास क्या था, 100 ग्राम था। जब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ मेरे पास 2 न्यू प्रॉपर्टीज़ के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और जब मैंने इन दोनों के मासेस को देखा तो 56 और 44 ग्राम आया, और जब मैंने देखा इसका मास जो टोटल था एडिशन करने के बाद, दैट इज़ ऑल्सो 100 ग्राम्स। तो देखो मास, आपका रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है, तो ये कंडीशन है हमारी कि मास जो भी रिएक्शंस होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन प्रॉपर है, ठीक है। तो आप नोट करो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन कैसे इसको करना है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का हमें रिएक्ट कराना पड़ेगा 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस सिल्वर नाइट्रेट का इतना ग्राम और सोडियम नाइट्रेट का इतना ग्राम, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास रिएक्टेंट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है मेरे पास, ठीक है, जिसको हमने रिएक्ट कराया था किससे बेटा, सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराया था, सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब मेरे को प्रोडक्ट क्या बोला, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये आपको दिया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखो कि इसका अपने को वेट दिया, सोडियम क्लोराइड का दिया है 5.85 ग्राम्स, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का दिया 14.35 ग्राम्स, और इसका दिया है 8.35 ही है ना, नहीं 8.5 ग्राम, ठीक है, ये अपने को दिया। तो सबसे पहले करना क्या है भाई, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 14.35 प्लस 8.5 कितना होगा, जल्दी बताइए। देखो ऐड का 5 यहाँ आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 14 प्लस 8 कितना होता है, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 22, यानी मेरे को प्रोडक्ट की साइड का जो मास आ गया वो आया 22.85 ग्राम।
रिएक्टेंट का मास मेरे को इसमें 1 का दिया हुआ था 5.85। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है जैसा कि हमने माना है, तो हमारे पास इसका मास निकालना है। तो कितना आसान है, हमें निकालना है किसका, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का। तो हम क्या कर देंगे, इस मास में से इस मास को हम माइनस कर देंगे। तो 22.85 माइनस 5.85, ठीक है। तो कितना हो गया, 8585 तो 00, 22 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया 17 ग्राम। क्या है, 17 ग्राम। तो सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास था मेरे पास बेटा, 17 ग्राम्स था, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप सपोज इन दोनों का दे देते, इसका दे देते, इसका आपसे पूछ लेते, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं करने के लिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम एक नया लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें पता, इसमें हम किसी भी कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी कंपाउंड है वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होगा और उनका जो मास होगा, जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर अपन इसको समझाते हैं। अ केमिकल कंपाउंड आप लिख लीजिएगा, इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स always present in a fixed proportion by mass, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, या डेफिनेशन है, याद करिएगा किसने दिया था, ये भी बात कर लेते हैं। मैं तो इसको दिया था, साइंटिस्ट थे हमारे प्राउस्ट ने दिया था 1799 में, ठीक है। ये जो था लॉ, ये प्राउस्ट ने दिया था 1799 में दिया था। और इन्होंने बोला था केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। मेरे पास वाटर है ना। अब वाटर हमारी 3 स्टेट्स पे अवेलेबल है हमारे पास, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। अब वो स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट कोई भी हो, केमिकली इट इज़ वाटर, ठीक है। और केमिकली इट इज़ वाटर, तो हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन 2 है तो इसका मास 2 होगा, ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो होगा 1:8। तो हम कहते हैं कि जो वाटर का मास है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है, वो आपका किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हमेशा क्या रहेगा, 1:8 रहेगा फिक्स। तो बस यही फिक्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, इसी फिक्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है कि भाई किसी भी स्टेट में जो केमिकल है, उसमें जो एलिमेंट्स है, उनका मास जो होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो आपको देखो, CO2 की बात करूँ, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको मिल सकता है। आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, उसमें भी आपका, उस CO2 में भी अगर हम बात करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास को अगर आप देखिएगा तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास 16, 16 to 32। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12, 4 8 32। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो इसका मास कितना हो गया फिक्स, 3:8। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी स्टेट हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मास जो होगा वो फिक्स होगा 3:8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करो। एक इसका एग्जाम्पल और मैं करवा देता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 2 केस थे, एक केस 1 और एक केस 2। केस 1 में हमने क्या किया, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, उसको हमने फॉर्मेशन किया, जिसमें मेरे पास 1.75 ग्राम मेटल था, जिसने इतना ग्राम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। और सेम इसी में था कि इतने ग्राम मेटल से इतने ग्राम मेरे पास ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ केस 1 देख लेते हैं अपन, ठीक है। केस 1 में मैं कहता हूँ परसेंटेज ऑफ
मेटल हमारे पास कितना है, मतलब कितने ग्राम मेटल अगर देखा जाए तो वेट ऑफ मेटल अगर हम बात करते हैं, वेट ऑफ मेटल कितना है 1.75 ग्राम, और वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है, दैट इज 2.19 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें से परसेंटेज ऑफ क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मेटल क्या है, कॉपर ही तो है, कॉपर निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वेट बाय टोटल वेट, तो 1.75 बाय 2.19 इंटू 100 कर दीजिएगा और जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा पॉज करके। तो ये आपके पास आएगा लगभग 70.9% आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉपर आ गया। कॉपर का परसेंटेज कितना है, इतना दिया हुआ है। अब मेरे को ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए सर ये तो दिया ही नहीं है। अरे तो कुछ नहीं है ना बेटा, इतना आ गया इसका, तो 100 में से ये माइनस कर लो, तो 70.9, तो ये तो आया 30, और 30 का मतलब है ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये आएगा 79.9 कुछ आएगा। तो ये आएगा लगभग 20.1%। तो ये आ गया ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं केस 2 हमारे पास क्या है। केस 2 क्या है, केस 2 में मेरे को दिया है इतना मेटल और इतना ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ सीधा करते हैं, परसेंटेज ऑफ, इसमें अपन क्या निकालते हैं, कॉपर। तो क्या कर देंगे 1.14 बाय 1.43 इंटू 100। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। ये लगभग आना चाहिए 79.7% आना चाहिए। ठीक है, अब इससे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे हम, 100 में से माइनस कर देंगे 79.7 को। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 20.3% के आसपास आपका आ गया। तो आप देखो, आप नियरली कितना आसपास आ रहा, वैल्यूज़ कितनी क्लोज है, 79.9, 79.7, 20.3, 20.1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डाटा है ये इलिस्ट्रेट कर रहा है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि डाटा बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली सेम नहीं है, अगर इतना क्लोज आ जाए कि 0.9, 0.7, 0.2 का डिफरेंस है, या यहाँ पर भी 0.2 का डिफरेंस है, तो इट डजेंट मैटर, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, और ये आई थिंक सो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो आई होप सो इतना आज समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा मैं डाल्टन्स का लॉ आपके पास। ठीक है, उसके क्या हाइपोथेसिस थे, क्या उसके पोस्टुलेट्स थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मैं आपका पूरा टर्म 2 बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से तो कर लो, क्योंकि विकास सर इज बैक नाउ। ठीक है, चलो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बाय बाय।